नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो एनआईटी इलाहाबाद के नाम एनआईटी इलाहाबाद का क्या सिस्टम है, कैसा कट ऑफ है वहाँ का, कैसे चीज़ें काम करती हैं, हर एक चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। सिर्फ एक सिंगल वीडियो में पिछले ईयर का कट ऑफ डिस्कस करूँगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करूँगा, प्लस 2025 में क्या कट ऑफ जाएगा वो बताऊँगा। सारा चीज़ एक सिंगल पीडीएफ में। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको मिलेगा। डाउनलोड करो और वहाँ से एक्सेस करो। अब देखो, दो डिस्क्लेमर देता हूँ। पहला कि मैं यूपी का हूँ, सो आई नो बेटर, ठीक है, इस कॉलेज के बारे में। दूसरी चीज़, मेरा फ्रेंड भी वहीं पढ़ता है, तो मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊँगा। अब डिस्क्लेमर ख़त्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। फुल नेम आपको पता होगा, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ का अगर आप सीएससी का कट ऑफ देखेंगे और इलेक्ट्रिकल का या सिविल का कोर ब्रांच का कट ऑफ देखेंगे, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। मतलब सिविल का कट ऑफ यहाँ है, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, बायोटेक का, और सीएससी का कट ऑफ यहाँ है। ऐसा अंतर आता है, ऐसा, ठीक है। अगर आप, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, सब चीज़ लेके आया हूँ, आपका दिमाग फट जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन यही हो रहा है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1961 में, और 222 एकड़ का कैंपस एरिया है। अब कैंपस एरिया में देखो जंगल झाड़ी भी होता है, मीन्स ऐसा नहीं है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही होगा वो, ठीक है। कुछ पार्ट अनडेवलप भी रहता है, बट उसको भी इंक्लूड करते हैं। वो भी ग्रीनरी रहती है, जो कि हर कॉलेज में रहना ज़रूरी है भाई, इकोसिस्टम वहाँ का मेंटेन करने के लिए। अब रैंकिंग की बात करें तो एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में 60th पोजीशन है। किसमें? इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे केवल इंजीनियरिंग ही नहीं होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी भी होती है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 2023 का यहाँ पे लिख रखा है मैंने, बट 2024 में भी यही था। 25 में अभी रैंकिंग होनी बाकी है। एनआईआरएफ ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो 151 नंबर पे आता है ये। ओवरऑल मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगली साइड में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ओवरऑल मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे इसके साथ-साथ में ना एमबीए, एमसीए और एमएससी, पीएचडी भी ऑफ़र होती है, एमटेक भी ऑफ़र होता है। सो फ़ी की बात कर लेते हैं अगर हम, फटाफट से देखो। कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल होता है, 3000 आपको पे करना है। अगर आपने कॉलेज में कुछ तोड़-फोड़ मचाई या फिर कुछ भी ऐसा काम किया जो कॉलेज के हित में नहीं है, तो आपका पैसा इसी में से कटेगा। दूसरी चीज़, ट्यूशन फ़ी 62,500 पर सेमेस्टर, 1 साल का इंटू 2 कर दो। हालाँकि देखो, पहले साल में जो 2 सेमेस्टर होते हैं, उसमें से जो सेमेस्टर 3-3 महीने का होता है, 6 महीने का नहीं होता है, 3-3 महीने का ही सेमेस्टर चलता है। क्योंकि टाइम इतना कम रहता है कि हमको 3 महीने में ही खत्म कर देना है सेमेस्टर। सो 3 महीने में फिर आपको 1 महीने का गैप मिलेगा दिसंबर में, फिर अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, और मई, जून फिर गैप मिलेगा। ऐसे ही रहता है सिस्टम। और अदर फ़ी में बात करें, 19,000 आपको देना है। ओवरऑल फ़ी है 84,500। अब देखो, स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको 2 स्कॉलरशिप ऑफ़र होती हैं। एक तो है आपका होम स्टेट का स्कॉलरशिप, जिस भी स्टेट के आप हैं। दूसरा स्कॉलरशिप एनएसपी। ये एनएसपी होम स्टेट से मैटर नहीं करता है, ये कोई भी बच्चा भर सकता है। शर्त यही है कि एक टाइम पे, मतलब 1 साल में आप एक ही स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब स्कॉलरशिप फिल की जाती है तो साथ ही साथ नोटरी का एक सर्टिफिकेट भी लगता है, उसमें प्रॉपर लिखा रहता है कि मैंने केवल यही स्कॉलरशिप या यही स्कॉलरशिप भरा है, दूसरा से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मैं और कोई स्कॉलरशिप नहीं भर रहा हूँ। इन केस अगर मैं ऐसा पाया गया तो फिर मैं अपराधी हूँ, ये सब चीज़ें लिख के स्टैम्प लगा रहता है गवर्नमेंट का, ऐसा रहता है सिस्टम। और आपको वो चीज़ कॉलेज में सबमिट करनी होती है, हार्ड कॉपी। तो इसकी वजह से आप एक ही स्कॉलरशिप अप्लाई कर पाएँगे, दोनों का लाभ नहीं ले पाएँगे एक साथ। होम स्टेट की बात करें स्कॉलरशिप का, तो देखो, अगर आप यूपी में रह रहे हो तो हर कैटेगरी के लिए है स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको। अदर स्टेट में कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो अगर आप दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहे हो, तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो वहाँ पे मायूस नहीं होना है, वहाँ पे काम आएगा एनएसपी का। बाकी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब आप कॉलेज में पहुँच जाओगे तब, अभी नहीं। अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा आगे हॉस्टल के बारे में, और हॉस्टल का एक और चीज़ बताऊँगा आपको। देखो, हॉस्टल में जो कॉशन मनी है ₹2000 है, रिफंडेबल होता है। सपोज़ करो फर्स्ट ईयर में आप कॉलेज में गए और आपको हॉस्टल अलॉट हो गया है। सो अब सिस्टम ये रहेगा कि अगर सेकंड ईयर में भी आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो ठीक है, वो आपका कॉशन मनी सेकंड ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप सेकंड ईयर में कॉलेज लेना नहीं चाहते, मतलब हॉस्टल लेना नहीं चाहते हो कॉलेज का, आप बाहर रहना चाहते हो, तो ये जो 2000 आपका कॉशन मनी है, ये आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय लगता है, गवर्नमेंट के काम में थोड़ा टाइम लगता है, बट आपका रिफंड हो जाएगा। हॉस्टल चार्ज ₹12,000। अच्छा देखो, आइडियल चार्ज बता रहा हूँ, चाहे आईआईटी, एनआईटी कोई कुछ भी हो, ₹12,000 चार्ज आइडियल रहता है। हर हॉस्टल का चार्ज 12,000 ही रहता है। ये जो मेस एडवांस पर सेमेस्टर है ना, मेस का फ़ी आपको देना पड़ेगा। हर जगह खाने का पैसा अप्रॉक्सिमेट 3,000 से लेके 3500 जाता है पर महीने। तो ₹25,000 आपका ये हो गया ऐसे करके। टोटल फ़ी है 39,000, ये आपको पे करनी पड़ेगी अगेन जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे।
तो हॉस्टल का फिल कर दीजिएगा साथ में, मीन्स ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल दोनों मिला के पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड सक्सेसफुली, ऐसे करके एक मैसेज आएगा और आपके पास पैसा ही पैसा होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। अच्छा, कट ऑफ से जाने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके कॉलेज जाने तक आपका साथ दूँगा। यहाँ पे एक से एक धागड़ वीडियो ला रहा हूँ। देखो, एनआईटी त्रिची के ऊपर बनाया था 27 मिनट का कंप्लीट डिटेल बताया हूँ। पिछले 3 साल का कट ऑफ बताया था इसमें, और ऐसे परसेंटाइल वर्सेस रैंक, मतलब बथेरी वीडियो लाते रहा हूँ, आपके लिए लाते जा रहा हूँ। बस ये एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अहम गिफ्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि शायद कुछ लोगों का धंधा भी बंद करा दूँ मैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा, बस सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहो। अगर लास्ट तक बने रहे, तो मैं जो कमेंट अभी से करते हुए आ रहा है ना, काउंसलिंग के टाइम तक मैं देखूँगा कमेंट, और उस कमेंट वाले बंदे को, या फिर जो भी हो, हमारा भाई-बहन जो भी हो, उसको मैं स्पेशल गिफ्ट दूँगा। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। तो अभी हम देखते हैं, देखो, अब हम यहाँ पे ब्रांच वाइज़ कट ऑफ देखते हैं। पहला है सीएसए का कट ऑफ, और यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज़ भी ले रखा है। अब यहाँ पे आती है इम्पोर्टेंट चीज़। वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको। देखो, अब पहला बात, अब देखो, होम स्टेट और अदर स्टेट 2 चीज़ें हैं। होम स्टेट मतलब जो यूपी के छात्र और छात्रा हैं। तो यूपी वालों का सिस्टम ना थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। अगर मान लो होम स्टेट का कट ऑफ किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी ब्रांच के लिए सपोज़ करो 15,000 जा रहा है, ये होम स्टेट का कट ऑफ है 15 के। तो अदर स्टेट में यही कट ऑफ जाता है 18 के, 19 के, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ। ऐसे जा रहा है, क्यों? क्योंकि यूपी में भीड़ बहुत ज़्यादा है। सब प्रेफ़र करते हैं कि एनआईटी इलाहाबाद मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। और यूपी गवर्नमेंट ऐसा भी सिस्टम करती है कि अदर स्टेट में जाके अगर पढ़ाई करेंगे आप, और ओबीसी एनसीएल में गलती से आ गए हैं, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं देगी। ऐसा भी सिस्टम रहता है। सो कुल मिला-जुला के एनआईटी इलाहाबाद बेस्ट कॉलेज है। इसकी वजह से यूपी में थोड़ा कट ऑफ हाई भागता है, और जनसंख्या भी ज़्यादा है भाई, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपका। तो कुल मिला के बात इतनी है कि कॉलेज बेस्ट है, और सीएसई का कट ऑफ एनालाइज़ करने जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, होम स्टेट, ओपन कैटेगरी, जनरल, जेंडर न्यूट्रल के लिए ओपनिंग रैंक देख रहे हो आप 3900, और क्लोजिंग रैंक है 6200। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये ऑल इंडिया रैंक में लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ऐसा मत सोचना मैं कैटेगरी रैंक लेके आया हूँ। ओपन में कौन सी कैटेगरी रैंक होगी? ऑल इंडिया रैंक है ये। ईडब्ल्यूएस में होम स्टेट में बात करें तो कितना गया है? ये देख लो, अब लास्ट रैंक है 8141, और यही सेम अदर स्टेट में, ईडब्ल्यूएस में, जेंडर न्यूट्रल के लिए इतना गया है क्योंकि कॉम्पिटिशन हाई रहा होगा। तो होम स्टेट, अदर स्टेट एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन दूसरा चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अभी देखो, घबराओ नहीं अभी घबराओ नहीं। देखो, ओबीसी एनसीएल ये गया है आपका 8201, और यहाँ पे ओपनिंग रैंक भी कितनी है? 8201। इसका मतलब समझ रहे हो? एक सीट खाली रही होगी होम स्टेट कोटा के अंदर ओबीसी कैटेगरी में, और वो इस बच्चे ने ले ली। इसलिए ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक दोनों सेम है। अब यहाँ पे अगर हम अदर स्टेट से कंपेयर करें, ठीक है, अदर स्टेट ओबीसी एनसीएल, तो ये आपका गया है 6488। तो सीएसई में होम स्टेट वालों को थोड़ा बेनिफिट मिल जा रहा है, बट जनरली मिलता नहीं है। मैं कैसे नहीं मिलता, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अदर स्टेट में ईडब्ल्यूएस फीमेल सुपर न्यूमरेसी का देखेंगे अगर कोटा, तो यहाँ पे 6000 है, यहाँ पे सीधे डबल। तो इसलिए फीमेल हमारी महिलाओं को थोड़ा यहाँ प्राथमिकता दी जा रही है, और जो उनका फीमेल कैटेगरी में कोटा रिजर्व है, उसके चलते अगर सपोज करो लड़के का एडमिशन जिस भी रैंक पे हो रहा हो, फीमेल का एडमिशन उससे 10 से 20,000 रैंक वेरी करा लेना। अगर मान लो 50,000 पे लड़के का एडमिशन हो रहा है, तो 70,000 पे, 80,000 पे लड़की का एडमिशन हो जाएगा उसी सेम कॉलेज में, सेम ब्रांच के अंदर, फीमेल कोटा के चलते। तो लड़कियों को थोड़ा बेनिफिट रहता है, तो उसका बेनिफिट का लाभ उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, ये तो हो गया सीएसई कोटा। आप देख लो, मतलब सीएसई में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे देख लो भाई, आपको लाना पड़ेगा अच्छा परसेंटाइल। मीन्स ये देखो, ऑल इंडिया रैंक है, 99 परसेंटाइल लाना पड़ेगा आपको, उससे भी ऊपर लाना पड़ेगा, तब जाके एडमिशन यहाँ पे होगा आपका। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, नहीं होगा एडमिशन। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये भी देखो, ऑल इंडिया रैंक लेके आ रहा हूँ मैं, ये ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। एसटी कैटेगरी में बात करें होम स्टेट, तो 1 लाख रैंक पे, एसटी कैटेगरी में जब 1 लाख पे जा रहा है, तो आप समझ लो सीएसई की कितना क्रेज है। और सीएसई में ही हाईएस्ट कट ऑफ गया है 1 करोड़ के पार। सो क्रेज तो है भाई सीएसई का। तो सीएसई के लिए आपको टारगेट करना है जिस भी कैटेगरी के आप हो। देखो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल का लगभग सेम ही जाता है।
तो आप टारगेट करो 8,000 9,000 रैंक आपकी आ जाए, तब जाके एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो तो कम से कम टारगेट करो 5,000 रैंक, 5,000 रैंक टारगेट करो 2025 के लिए, तभी एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अब देखो रैंक जाएगी 10,000 के पार। सीएसई में 10,000 के अंडर में थी, अब जाएगी 10,000 के ऊपर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, देखो होम स्टेट में ओपन कैटेगरी ये गया है आपका 10,000, और यही होम स्टेट में ओपन कैटेगरी फीमेल के लिए कितना गया है 18,000। तो ये मैं बोला जस्ट डबल हो जा रहा है, तो फीमेल को यहाँ पे कोटा मिल रहा है। अब अगर अदर स्टेट में ओपन की बात करें तो ये गया है आपका 8,410, और 16,000 गया है फीमेल के लिए, यहाँ भी कोटा मिला अच्छा खासा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 11,396, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 13,170। सो ठीक है, थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, आप देख लो। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ ईसी के लिए। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि टफ ब्रांच भी है, ठीक है, टफ है। ईसी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको टारगेट करना है रैंक। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस में होकर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कैटेगरी आपकी ये है, अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना है तो आप टारगेट करो 15 से 20,000 रैंक। ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो इतना आप टारगेट करो, आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा। और ओपन का तो देख ही सकते हैं आप 10,000, तो 8K टू 10K आप टारगेट करो ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है, अगर आप हो तो ओपन कैटेगरी में। जनरली सब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, बस वही नहीं बनवा पाते जिनके घर पे मम्मी या पापा कोई गवर्नमेंट जॉब में है, इसलिए नहीं बनवा पाते हैं वो। बाकी यहाँ पे अदर स्टेट में पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है एससी कैटेगरी में, वो देख लो फीमेल कितना 10 लाख, 10,91,000। सो पीडब्ल्यूडी में बेनिफिट मिलता है भाई, और मिलना भी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देख लो ओपन में 13,000, तो इलेक्ट्रिकल में 13,000 गया है। ओबीसी एनसीएल में देख लो 19,000, वही सेम अप्रॉक्सीमेट होम स्टेट में। और अदर स्टेट में ओबीसी एनसीएल अदर स्टेट 19,763। और एससी कैटेगरी का आप देख लो, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डिटेल में इसका एनालिसिस कर लीजिएगा। अच्छा, मैं अगर देखो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल में आपका गया है 28,000 ओपन में, और फीमेल का कोटा देखो 51,000। उसके बाद में यहाँ देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 32,000, ओबीसी एनसीएल में 32,000, ये सब ऑल इंडिया रैंक है। ओपन कैटेगरी यहाँ पे 35,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल 37,000। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस देखो और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस देखो, ये दिख रहा है सिविल इंजीनियरिंग में अदर स्टेट में और होम स्टेट में ईडब्ल्यूएस 32,000 37,000, मतलब अदर स्टेट वालों को बेनिफिट मिल गया है यहाँ पे ज़्यादा अच्छा खासा। ओबीसी एनसीएल का देखो 42,000 यहाँ पे है, और यहाँ ओबीसी एनसीएल है 32,000, फिर बेनिफिट मिला 10,000 रैंक का वेरिएशन आ रहा है, समझ रहे हो बात को, इतना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। सो ऐसे थोड़ा बेनिफिट मिलता है अदर स्टेट वालों को यूपी से, क्योंकि वो अब उनकी सीटें 50% रिजर्व है, तो वो अपने कोटे में फाइट मार रहे हैं, तो आपसे तो कोई मतलब ही नहीं है उनको। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये आप देख लो पीडब्ल्यूडी ओपन कैटेगरी में अदर स्टेट में, अगर इनका हम बात करें तो 12 लाख पे एडमिशन हुआ है पीडब्ल्यूडी कोटा की वजह से। वैसे अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 24,000 केमिकल ब्रांच के लिए। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि सबसे टफ ब्रांच जो है, सबसे टफ, वो है पहले नंबर पे इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आता है केमिकल इंजीनियरिंग, फिर आता है सीएसई, ठीक, और सबसे आसान होता है सिविल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सबसे आसान होता है ये। सबसे टफ होता है ये इलेक्ट्रिकल, केमिकल और सीएसई। ये केमिकल ब्रांच बहुत खतरनाक है बेटा, टफ बहुत ज़्यादा है, और ये एक्चुअल में चीज़ें हैं, क्योंकि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पता है ना भाई, एक्चुअल में ये टफ है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल को अपना पहला चॉइस बनाता है कोर ब्रांच में, तो थोड़ा देख तक के बनाना भाई, क्योंकि टफ ब्रांच है थोड़ी सी। पढ़ना आपको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन और मैथमेटिक्स तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है इस सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट भी, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो इलेक्ट्रिकल में, वो सबसे ज़्यादा है अदर ब्रांच के मुकाबले। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल का आप कट ऑफ देख लो, होम स्टेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 25,000, मीन्स ओवरऑल जो कट ऑफ जा रहा है कोर ब्रांच का, वो आपका है कोर ब्रांच में 25 से 30,000, ये है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो यहाँ पे देखो ओबीसी एनसीएल ये है 30,000, अदर स्टेट में ओबीसी एनसीएल 30,000, देख रहे हो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लगभग सेम सेम है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी आप मान लो 25 से 30,000, वही 25 से 30,000 कोर ब्रांच के लिए लगभग है। एक बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है, उसका मैं दिखाता हूँ आपको लास्ट में, इसका आप देख लो पहले, और ये तो पीडीएफ मिल ही जाएगा तो आप खोल के देख लेंगे। ये देखो इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स एक ब्रांच है वहाँ पे,
इसका होम स्टैंड में देखो कितना गया 14,000 ओपन कैटेगरी, और ओबीसी एनसीएल में देखोगे 21,000। मतलब ये ब्रांच सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये सबसे थोड़ा ऊपर प्रायोरिटी दे रहे हैं बच्चे इसको। सो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें अगर, तो इसमें देखो आप कट ऑफ, क्योंकि ये थोड़ा सा कम प्रीफर करते हैं बच्चे इसको। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ओपन में तो ये गया है 40,000 सीधे। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो गया है 41,000। होम स्टेट में, अदर स्टेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50,000 गया है, 10,000 का वेरिएशन। अब 50,000 आपका रैंक कब बनेगा, जब आपका परसेंटाइल लगभग 97 टू 98 परसेंटाइल रहेगा तब। 2025 में 2025 में आपका परसेंटाइल अगर 97 टू 98 है तब आपका बनेगा 50,000 के अप्रॉक्सीमेट रैंक, और तब आपको ईडब्ल्यूएस कोटे में ये बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच अलॉट होगी, किसमें, MNNIT इलाहाबाद में। मीन्स अगर आपको घुसना है जस्ट MNNIT इलाहाबाद में, तो आपको रैंक लाना पड़ेगा लगभग 50,000 60,000 रैंक लाना पड़ेगा। अपने हिसाब से देख लो, फीमेल हो तो कम लगेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। SC कैटेगरी में हो तो फिर और ज़्यादा कम लगेगा। तो अपना देख लो, यहाँ पे SC कैटेगरी में लगभग 2 लाख तक भी मिल जाएगा कॉलेज, 1,80,000 2 लाख तक मिल जाएगा। फीमेल हो तो फिर 2 लाख आराम से मिल जाएगा। ST वालों को तो 2,20,000 ऐसे भी जा सकता है। बाकी EWS और OBC एनसीएल में हो तब उसके लिए आपको लगभग रैंक लानी पड़ेगी, या परसेंटाइल जो मुँह में बोल रहा हूँ लाना पड़ेगा 97 टू 98 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा सिर्फ एंट्री MNNIT इलाहाबाद में। तो ये पूरा कट ऑफ डिस्कशन रहा 2025 का। अब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक कमेंट ड्रॉप करना है कि आपको अगला वीडियो किस कॉलेज पे चाहिए। मैं वो कॉलेज का डिटेल एनालिसिस, डिटेल वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। बस एक मैसेज ड्रॉप करो कि आप भैया मुझे ये कॉलेज का बताओ। देखो बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी बाद में, जब आप मेरे से कनेक्टेड रहोगे तब। सो कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करते रहो, अप्रैल अटेम्प्ट तो अभी है ही, टारगेट करो उसको अच्छे से।